are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इस एक पल के साथ भारत ने चांद पर तिरंगा फहरा दिया। इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक पहुंचाकर देश ही नहीं दुनिया को चमत्कृत करने का काम किया। भारत के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया जो विश्व का कोई देश और यहाँ तक कि अमेरिका और रूस भी नहीं कर सका था, यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव को छूने की चुनौती। और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। चंद्रयान 3 ने इसी वर्ष 14 जुलाई को इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 से श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी और 23 अगस्त को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतर गया। इस उपलब्धि ने न केवल वैश्विक मंच पर भारत का मान बढ़ाया, बल्कि चांद को समझने और परखने की एक सीढ़ी भी चढ़ा है। भारत की इस उपलब्धि के साथ सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक बड़ी छलांग मिली है। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। चांद की सतह पर जहां चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी, उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। साथ ही 23 अगस्त के दिन को अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चंद्रयान की कामयाबी ने भारतवासियों को गर्व की ऐसी अनुभूति कराई जो सीना चौड़ा करने के साथ खुशियों से सराबोर कर देने वाली थी। 'दुनिया ने देखा भारत का जलवा, दुनिया ने देखी भारत की ताकत। जब इस साल दिल्ली में हुआ G20 का भव्य आयोजन, दुनिया के सारे ताकतवर नेता दिल्ली आए और इस आयोजन की सफलता देखकर सारी दुनिया दंग रह गई। 9 और 10 सितंबर को भारत की अध्यक्षता में हुआ G20 सम्मेलन कई उपलब्धियों का गवाह बना। ये पीएम मोदी की कूटनीतिक सफलता का ही परिणाम है कि सभी सदस्य देशों ने दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। रूस यूक्रेन युद्ध पर विश्व नेताओं के बीच प्रमुख मतभेदों को दूर करते हुए भारत ने नई दिल्ली G20 नेताओं की घोषणा को अपनाकर एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहलों की भी घोषणा की। इतना ही नहीं, भारत के प्रयासों से G20 समूह में 55 देशों के संगठन अफ्रीकन यूनियन को प्रवेश भी मिला। इसके अलावा ग्लोबल साउथ की आवश्यकताओं पर ध्यान देने पर सहमति बनी। G20 के लिए दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया था और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पूरे साल 2023 में भारत में 50 से अधिक स्थानों पर G20 की 200 से अधिक बैठकें आयोजित की गई थी। G20 शिखर सम्मेलन केवल आधिकारिक बैठकों और राजनयिक समझौतों के बारे में ही नहीं था, बल्कि ये भारत की संस्कृति को प्रकट करने वाला उत्सव भी था, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और जीवंत परंपराओं को प्रदर्शित किया गया। दो 2023 में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को मिला नया संसद भवन। लोकतंत्र के इस नए मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतवर्ष की हजार वर्ष पुरानी सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार किया। इस समारोह का सबसे बड़ा आकर्षण था राजदंड यानी सेंगोल, जिसे अपने हाथों में लेकर प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन के अंदर पहुंचे और इसे लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया। नए संसद भवन की जरूरत काफी लंबे समय से महसूस की जा रही थी। आखिरकार अब ये जरूरत पूरी हो गई। अब नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में पहले के 550 की जगह 888 सदस्य और राज्यसभा में 250 की जगह
384 सदस्य बैठ सकेंगे। ये नया संसद भवन 3 मंजिला है जो 64,500 वर्ग मीटर के दायरे में फैला है। इस नए भवन के निर्माण की लागत करीब 1200 करोड़ रुपए आई। – 2023 के अंत में सत्ता का सेमीफाइनल हुआ, जिसमें बीजेपी ने जीत का परचम फहराकर विरोधियों को 2024 के आम चुनाव से पहले एक बड़ा झटका दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस को सिर्फ तेलंगाना में जीत के साथ संतोष करना पड़ा। बीजेपी ने एमपी में 230 में से 163 सीटें जीती। राजस्थान में बीजेपी को 200 में से 115 सीटों पर जीत मिली। वहीं छत्तीसगढ़ में तमाम अनुमानों के उलट बीजेपी ने 90 में से 54 सीटें जीत ली। लेकिन इन नतीजों से भी चौंकाने वाला था इन राज्यों में मुख्यमंत्रियों का चेहरा। बीजेपी ने एमपी में जहां डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री के रूप में चुना, वहीं राजस्थान में बाजी लगी भजन लाल शर्मा के हाथ। उधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने रायपुर की गद्दी पर विष्णु देव साय को बैठाया। इस साल की सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाओं में से एक है 2024 के चुनावों के लिए विपक्षी पार्टियों का एकजुट होना। विपक्षी पार्टियों की पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई, जिसमें एक विपक्षी गठबंधन बनाने पर आम सहमति बनी। दूसरी बैठक 17 जुलाई को बेंगलुरु में हुई, जिसमें इस गठबंधन का नाम INDIA रखने का ऐलान किया गया। INDIA यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। 28 विपक्षी पार्टियों का ये गठबंधन तो तैयार हो गया, लेकिन इसके बनने के साथ ही कई मुद्दों पर आपसी मतभेद भी सामने आते रहे। गठबंधन बने अब तक 6 महीने हो चुके हैं, साल जा रहा है, लेकिन अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर आम सहमति नहीं बन पाई है। वहीं गठबंधन का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर भी आए दिन अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान सामने आते रहे। एनसीपी के धाकड़ नेता और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने इस साल खूब सुर्खियां बटोरी। इस साल जून में जब महागठबंधन की नींव पड़ रही थी, ठीक उसी समय अजीत पवार ने विपक्षी दलों की एकता को तगड़ा झटका देते हुए एनडीए का दामन थाम लिया। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले चाचा शरद पवार देखते रह गए और उनके भतीजे अजीत पवार ने उनकी पार्टी एनसीपी तोड़कर 2 जुलाई को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। अजीत पवार की इस बगावत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति के पूरे समीकरण बदल गए हैं, जिसका असर 2024 में देखने को मिल सकता है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाना वैध माना। इस फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद के लिए फैसले को संवैधानिक तौर पर स्वीकृति मिल गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दिसंबर को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि 370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे हटाने की शक्ति थी। अदालत ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पास बाकी राज्यों से अलग कोई संप्रभुता नहीं है। नए संसद भवन में 19 सितंबर को पहली बार संसद की कार्यवाही शुरू हुई और इसी दिन सदन में पेश किया गया ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल। इस विधेयक में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। इस विधेयक को नाम दिया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। 3 दिन की चर्चा के बाद 21 सितंबर को संसद के दोनों सदनों से महिला आरक्षण बिल पास हो गया। ये बिल पिछले 27 साल से लटका हुआ था और जैसे ही इसका रास्ता साफ हुआ, पूरे देश में महिलाओं ने जश्न मनाया। महिला आरक्षण बिल देश की 69 करोड़ महिलाओं की उम्मीद है, क्योंकि इसके बाद अब राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।
21 दिसंबर को देश की संसद ने गुलामी के एक और चिन्ह को मिटा दिया। देश के आपराधिक कानूनों में बदलाव से जुड़े 3 विधेयक संसद से पास हो गए। इसी के साथ अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे 125 साल से अधिक पुराने 3 कानून इतिहास बन जाएंगे। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी को अब भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा। ये नए कानून मौजूदा आपराधिक न्याय प्रणाली में एक बड़ा बदलाव लाएंगे। वर्तमान कानून में केवल दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान हैं, लेकिन नए कानून मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। इसमें महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी गई है। इसमें पहली बार आतंकवाद को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जबकि मॉब लिंचिंग के लिए मौत की सजा का प्रावधान रखा गया है। हमेशा विवादों में रहने वाली टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा का विवादों ने पीछा 2023 में भी नहीं छोड़ा। इस साल उस समय राजनीतिक तूफान आ गया जब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने यह आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा व्यक्तिगत आर्थिक लाभ जैसे नकदी और गिफ्ट को लेकर संसद में सवाल पूछती हैं। आरोप के मुताबिक महुआ की ओर से संसद में पूछे गए 61 में से 50 प्रश्न संदेह के दायरे में थे। ये व्यवसायी दर्शन हीरा नंदानी और उनके समूह के व्यावसायिक हितों की रक्षा या उन्हें कायम रखने के इरादे से पूछे गए थे। इन आरोपों की जांच संसद की एथिक्स कमेटी ने की और 8 दिसंबर को महुआ मोइत्रा की लोकसभा की सदस्यता चली गई। हर तरफ कैश ही कैश। इतने सारे नोट की इन्हें गिनने में मशीन भी फेल हो गई। काली कमाई का ये खजाना झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू का है। इनकम टैक्स विभाग ने सांसद धीरज साहू के झारखंड, ओडिशा और बंगाल के ठिकानों पर जब छापेमारी की तो इतना खजाना देखकर पूरे देश की आंखें फटी की फटी रह गई। आयकर विभाग के मुताबिक तलाशी अभियान के दौरान धीरज साहू के पास 351 करोड़ रुपए से अधिक का कैश जब्त किया गया। खास बात यह है कि धीरज साहू और उनका परिवार शराब के व्यापार से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर इस कैश कांड से 2023 के जाते जाते कांग्रेस की जबरदस्त किरकिरी हुई है। तेरह दिसंबर का दिन एक बार फिर संसद के लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ। संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर 13 दिसंबर को लोकसभा में विजिटर्स गैलरी से 2 युवक अचानक से कूद गए। ये युवक सदन की बेंच पर कूदते हुए आगे बढ़ने लगे। इसी बीच उन्होंने जूते से निकालकर कुछ स्प्रे किया, जिससे सदन में पीला धुआं फैलने लगा। इस दौरान संसद में अफरा तफरी मच गई। हालांकि कुछ सांसदों ने इन्हें पकड़ लिया और सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। इस घटना को लेकर संसद से लेकर सड़क तक खूब हंगामा हुआ। विपक्ष ने जहां सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं सरकार ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच का ऐलान कर दिया। इस मामले में अब तक 6 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस साल जब पूरा देश दिवाली की खुशियां मना रहा था, तब एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को चिंता में डाल दिया। दरअसल उत्तराखंड के सिलक्यारा में बड़कोट के बीच बन रही निर्माणाधीन सुरंग में मलबा गिर गया, जिसके बाद सुरंग के अंदर काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए। इस घटना के बाद शुरू हुआ एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जिसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इस पूरे बचाव अभियान पर पीएमओ के अधिकारियों से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह मौके पर बने रहे। एनडीआरएफ की देखरेख में चलाए गए इस बचाव कार्य में कई दिक्कतें भी आईं, लेकिन पूरे 16 दिन बाद इस जंग में जिंदगी की जीत हुई और 41 मजदूर पाइप के रास्ते सही सलामत बाहर निकाल लिए गए, जिसके बाद पूरे देश ने राहत की सांस ली। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक किरवा। कोई फैक्ट चेकर चाहता है कि राज्य मुसलमान आज गर्मियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। लॉ एंड
सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। इस साल 2 जून को उड़ीसा के बालासोर से एक दिल दहला देने वाली खबर आई। यहाँ हुए भीषण ट्रेन हादसे के कारण 296 लोगों ने जान गंवा दी और 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए। यह भीषण हादसा तब हुआ जब बालासोर जिले के बहनाग बाजार स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस दूसरी लाइन पर खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई और उसके कुछ डिब्बे यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा गए। जिसने भी ये खौफनाक मंजर देखा उसका दिल दहल गया। दुर्घटना के बाद रेलवे ने घोषणा की कि मृतकों के परिवारों को 10 लाख, गंभीर रूप से घायल को 2 लाख और मामूली चोट वाले लोगों को 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। बालासोर ट्रेन हादसा लंबे समय तक याद किया जाएगा। ये वो वीडियो है जिसे साल 2023 में सबसे ज्यादा देखा गया। 3 शूटरों ने पुलिस कस्टडी में यूपी के माफिया सरगना अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल इसी साल उमेश पाल को 24 फरवरी को दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया था। उमेश पाल 2005 के राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था। उमेश पाल की हत्या का आरोप अतीक अहमद की पत्नी शाहिस्ता परवीन, भाई अशरफ, बेटे असद पर लगा था, जिसके बाद अतीक के बेटे असद को यूपी पुलिस ने एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया और जिसके बाद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का भी खात्मा हो गया। वारिस पंजाब दे का मुखिया अमृतपाल सिंह 2023 की शुरुआत से खबरों में बना हुआ था। वो लगातार विवादित बयान देकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा था। आपको बता दें कि अजनाला हिंसा मामले में पुलिस जब अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने गई तो वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने अमृतपाल की तलाश में पंजाब सहित अन्य राज्यों में भी अभियान चलाया, जिसके बाद 36 दिन बाद 23 अप्रैल को पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को मोगा जिले के रोड़े गांव से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल अमृतपाल असम के डिब्रूगढ़ की जेल में बंद है। दो 2023 में भी पीएम नरेंद्र मोदी का जादू न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में देखा गया। अमेरिका की जानी मानी कंसल्टेंसी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वे के अनुसार पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आंके गए। इस सर्वे में पीएम मोदी को 76% अप्रूवल रेटिंग मिली। इस लिस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 40% अप्रूवल रेटिंग के साथ 7वें स्थान पर रहे। मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से एकत्र किया गया डेटा 22 वैश्विक नेताओं के सर्वे पर आधारित रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने साल 2023 में एक नई ऊंचाई को छुआ। इस 30 अप्रैल को मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित हुआ, जिसे बड़ी तादाद में देश विदेश में भारतीयों ने सुना। मन की बात की शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को की गई थी। तब से ये रेडियो कार्यक्रम हर महीने के आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे प्रसारित होता है। वैसे तो मन की बात के हर एपिसोड में पीएम मोदी कोई न कोई संदेश देते हैं, लेकिन अब तक किए गए प्रसारण में घरेलू खिलौनों को प्रोत्साहन और कोविड के समय में प्रधानमंत्री की अपील बेहद सफल साबित हुई। वहीं पीएम मोदी ने जब से मन की बात कार्यक्रम शुरू किया है, तब से देश में रेडियो के श्रोताओं की संख्या में काफी इजाफा हुआ है।
2023 में तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में जगत गुरु आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया। बाल स्वरूप में स्थापित आदि गुरु शंकराचार्य की इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ वननेस यानी एकात्मता की प्रतिमा कहा गया। माना जाता है कि केरल में जन्मे शंकराचार्य बाल्यावस्था में ही संन्यास लेने के बाद ओमकारेश्वर पहुंचे थे, जहां उन्होंने गुरु गोविंद भागवत पाद से 4 वर्ष रहकर विद्या प्राप्त की। ओमकारेश्वर से 12 वर्ष की आयु में देश के अन्य हिस्सों में अद्वैत वेदांत के प्रसार के लिए आदि शंकराचार्य ने प्रस्थान किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 अक्टूबर को दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS का उद्घाटन किया। यह देश की पहली सेमी हाई स्पीड रैपिड ट्रेन है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को नमो भारत के नाम से जाना जाएगा। दिल्ली से मेरठ के बीच 82 किलोमीटर के रूट पर चलने वाली यह हाई स्पीड ट्रेन होगी। पहले फेज में लोग साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक सफर कर सकेंगे। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद दिल्ली NCR के करोड़ों लोगों को फायदा मिल सकेगा। दो 2023 के सबसे खूबसूरत लम्हों में से एक खूबसूरत लम्हा ये भी रहा। इस साल विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली ने 50वां वनडे शतक पूरा किया। वो ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इस शतक के साथ उन्होंने सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा 49 वनडे शतक का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। खास बात यह है कि जब विराट ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में यह इतिहास रचा तो मैदान में ये दृश्य देखने के लिए खुद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी मौजूद थे। इस साल एशियन गेम्स में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पहली बार मेडल की सेंचुरी लगाई। देश ने 72 साल के एशियन गेम्स के इतिहास में अपना बेस्ट प्रदर्शन किया और कुल 107 मेडल जीते, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज शामिल रहे। भारत ने 37 साल बाद मेडल टैली के टॉप 5 पोजीशन में जगह बनाई। भारत चीन, जापान और साउथ कोरिया के बाद चौथे स्थान पर रहा। खास बात यह है कि भारत को 2018 के पिछले एशियाड में 70 मेडल मिले थे। Right. Are you guys ready? Ooh! RRR! నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 SS राजामौली की फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू ने ऑस्कर 2023 में इतिहास रचते हुए अवार्ड अपने नाम कर लिया। इस गाने को ऑस्कर अवार्ड 2023 के बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया और इस लिस्ट में शामिल 15 गानों को हराकर नाटू नाटू ने बाजी मार ली।